नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस4 न्यूज़ और हमारे साथ खास मेहमान उमाकांत रखेड़ा जी मौजूद हैं, जो कि राजनीति के बहुत ही माने जाने जो है चेहरे हैं, बहुत करीबी से राजनीति को समझते हैं। लगभग 20 से 25 सालों का एक्सपीरियंस है। जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को घेरा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर लिया। उन्होंने पैटर्न बताया कि किस तरीके से वो 5 पैटर्न है जिसकी वजह से वोट चोरी किया जा रहा है और सिर्फ एक विधानसभा में 1,250 वोटों की चोरी की गई है। किस तरीके से फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से एक कमरे पर जो है 80-80 वोटरों के नाम आ जा रहे हैं, तमाम चीजों को उन्होंने खुलासा किया। और आप देखेंगे उसके बाद अपने घर पर एक डिनर पार्टी रखते हैं जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां वहां मौजूद रहती हैं, सिवाय आम आदमी पार्टी के। तो कई सारे सवाल हैं और इस पे जवाब लेना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक भविष्य किस तरीके से न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी कैसे हो सकता है, और इसी मसले पे, गंभीर मसले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे डीएस4 न्यूज पे, इस जी, प्लेटफॉर्म पर। जी, बहुत सर, धन्यवाद। सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो ये खुलासा किया है ना मोदी जी पर, इसका आप इसका किस तरीके से फर्क देख पा रहे हैं, पूरी पार्टी पे किस तरीके से फर्क देख पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना कोई पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है सर। जी, जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहली बात ये है कि आपने ये कहा कि ये जो विपक्ष है और सत्ता पक्ष है, विपक्षी इंडिया अलायंस या सत्ता पक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, उसके जो गठबंधन है, उसका एनडीए उसका नाम है। तो जी। ये जो गठबंधन है, आपने कहा कि इन पर क्या असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो कल खुलासा, जो भंडाफोड़, देखिए जी। मैं ये मानता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियों के भविष्य का सवाल नहीं है। ये जो हम्म। पूरा प्रश्न आपने किया है, ये देश के भविष्य का सवाल है। और बिल्कुल सर। इसमें देश में जो मतदाता सूचियां हैं, उनका जो फ्रॉड हो रहा है इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई में, वो सीधा सीधा इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, इस देश की जो चुनावी प्रणाली है, उसको हम्म। करप्ट बना दिया गया है। और ऐसी दशा में जैसे माफिया राज होता है किसी सिस्टम के अंदर, तो वो माफिया राज की स्थिति है कि इलेक्शन भी होते हैं, चुनाव व्यवस्था भी होती है, और एक पाखंड रचा जाता है या आडंबर रचा जाता है कि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन होते भी हैं, लोग लाइन पे लग के वोट भी डालते हैं, लेकिन असल में ये पहले से ही तय हो जाता है कि जिताना किसको है। राहुल गांधी हम्म। ने जो कल लोगों की तंद्रा को जगाया है, जो मुझे लग रहा है पिछले 11 साल से भारत के लोगों की तंद्रा, खास तौर पर जो मिडिल क्लास है, खास तौर पर जो जो मिडिल क्लास ये मानता है कि वो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, इन्होंने इस सरकार ने 11 साल में उस दशा और दिशा को पूरी तरह, लोगों के माइंड को इतना पॉल्यूट कर दिया गया है, कई तरह की चीजों से पॉल्यूट कर दिया गया है, और देश की जो प्राथमिकताएं हैं उनको इन्होंने पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। तो जो पूरा सवाल है राहुल गांधी ने जो उठाया है, वो देश के लोकतंत्र और संविधान को उठाने का बेड़ा है। और मुझे लगता है कि ये केवल राहुल गांधी का लालच नहीं है या उनका पर्सनल एजेंडा नहीं है, उन्होंने देश का एजेंडा साबित किया है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आज सत्ता में है, कल वो सत्ता में नहीं है, लेकिन देश तो यही रहने वाला है, देश तो यही बिल्कुल सर। रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम्म। ये जो मुद्दा हम्म। उठाए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है। जी, अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा लागू कर दी गई है, वही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और राहुल गांधी जी वहां पर यात्रा करने वाले हैं, रैली निकालने वाले हैं, ठीक ठाक समय लेंगे वहां पर भी, और ये यात्रा उनकी तीसरी होगी। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अब वो वहां पर यात्रा निकालने वाले हैं। तो क्या लगता है कि इस यात्रा का कोई प्रभाव किसी तरीके का पड़ेगा क्या वहां पर? प्रभाव क्या पड़ेगा, वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं, बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी वहां आए। और किसी भी राज्य में भारत की आजादी के पहले क्या होता था, हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम्म। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने बाद, कुछ सप्ताह बाद वहां चुनाव होने हैं,
और वहां एक एक पिटारा खोल दिया गया एसआईआर का, और वहां पर स्पेशल रिवीजन हो रहा है। फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। जिनके वोट पर वोट बनाए जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि उनका वोट वोट बन गया है। लोग दूर दूर से ट्रेन पकड़ के, रेल पकड़ के, बस पकड़ के जा रहे हैं अपने गांव वोट बनाने, वो पता करके जा रहे हैं। मैं बिहार गया था और मैंने देखा बड़े पैमाने पर अराजकता की स्थिति है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निर्देश दे रहे हैं कि आज रात को जो 10-20% बचे हुए हैं उनको आज रात पूरा करो, कल हमें लिस्ट बनानी है। तो सवाल यह है कि अगर 20,000 और 40,000 वोटर्स को एक रात में वो कैसे बनेंगे, ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता है। तो ये फर्जीवाड़ा, इन्होंने इसकी एक स्क्रिप्ट लिखी है क्योंकि इनको लगता है कि जो मौजूदा जो पुरानी वोटर लिस्ट है जिसमें 2003 से वहां इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद इनको लगता है कि अगर उस लिस्ट पर इलेक्शन होगा तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इन्होंने उसमें हेरा फेरी करने की एक इस व्यूह रचना, एक जिसको कहते हैं चक्रव्यूह बुना है, जिसमें ये तय करेंगे कि किनका वोट काटना है, किनका वोट रखना है। जो हमको वोट नहीं देते उनका वोट काट दो। तो इस तरह का एक अविश्वास इलेक्शन कमीशन की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर वहां के लोग सवाल उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरा जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, ये भारत के चुनाव आयोग की रहनुमाई में हो रहा है, उनके दिशा निर्देशन में हो रहा है, उनके डायरेक्शंस में हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन की जो, चूंकि एक पिट्ठू, एक जिसको कहते हैं कि भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी का वो एक किस्म से ब्रांच बन के रह गया है, क्योंकि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है आज की तारीख में बहुत खराब हो गई है। और ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की कोई ब्रांच के तौर पर काम कर रही है कि कैसे इस तरह से काम किया जाए कि भाजपा चुनाव जीते। और बिहार में बहुत लोगों में असंतोष है और वहाँ आंदोलन चल रहा है। और राहुल गांधी जो यात्रा 17 सितंबर से शुरू करने वाले हैं, उस यात्रा का असली मकसद ये है कि वो यात्रा एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा उससे बिहार की पॉलिटिक्स बिल्कुल में। सर। और बिहार के लोग सड़कों पर हैं, अभी भी सड़कों पर हैं। बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार। जिन जो मृतक हैं, मृतक लोगों के नाम काट करके नए लोग उसमें ऐसे शामिल किए जा रहे हैं कि जिनका आता पता ही नहीं है। एक ही पते पर सैकड़ों लोगों के को, जैसे कल राहुल गांधी ने भंडाफोड़ किया, ऐसे ही इसी तरह के सवाल बिहार में भी उठाए जा रहे हैं कि जिंदा लोगों को आप मृतक घोषित करके उनके नाम मतदाता सूची से आप काट रहे हैं। जी। अच्छा सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है सर, उस खुलासे के बाद सर आपको क्या लगता है कि एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भैया आपको एफिडेविट दायर करना चाहिए, देना चाहिए कि आप कितना सच बोल रहे हैं, हमें भी पता चले। और सर ऐसे हालात में चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, राहुल गांधी जी आज भी खुले मन से कह रहे हैं कि एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हालात में ये चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए इस कानूनी प्रक्रिया के तौर पर? देखिए, चुनाव आयोग को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि एक कंप्लेनेंट से वो का एफिडेविट देने की बात करें। राहुल गांधी किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि वो लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हों ताकि वो एफिडेविट पे अपनी जानकारी दें। राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी एक जिम्मेदार लोकसभा के सांसद हैं। और जब लोकसभा के सांसद ओथ लेते हैं, भारत के संविधान की ओथ लेते हैं, निष्ठा की ओथ लेते हैं, तो ओथ, एज ए ओथ तो वो पार्लियामेंटेरियन है, लॉ मेकर है। लॉ मेकर ऑलरेडी ओथ लिया हुआ है। तो वो कुछ कह रहा है तो वो, इस पर इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट हो। वो एक बॉडी है, उसका काम है चुनाव करवाना। और उस इलेक्शन कमीशन में अगर दो चीजों का वायलेशन होगा, संविधान के अनुच्छेद 324 जिसमें चुनाव कराने का जो प्रोविजन है, जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो संवैधानिक दायित्व सरकार का इलेक्शन कमीशन का है। तो उसके तहत जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन को है
उनकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। दूसरा ये है कि जो चुनाव आयोग है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 और 52, 50 और 51, 1951, 1952 के तहत ये चुनाव करवाते हैं। और जब एक एमपी को, एक लॉ मेकर को, एक सांसद को ये लगता है कि भारत के की संसद ने जो कानून पास किया है उसके उसके पालन करने की जो जिम्मेदारी है जिस चुनाव आयोग को दे रखा है, वो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम है। ऐसी दशा में प्रत्येक सांसद को ये अधिकार है कि वो सवाल उठाए। तो मुझे लग रहा है कि एक सांसद का जो विशेषाधिकार है, एक संसद सदस्य होने के नाते इलेक्शन कमीशन अपनी सीमा से बाहर जाकर के एक सांसद से ऐसे उलझुल सवाल पूछ रहा है या उलझुल मांग कर रहा है जो औचित्यहीन है, जो निराधार है और जो इलेक्शन कमीशन की के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, एक सवाल है कि ऐसे हालात में जो अभी राहुल गांधी जी ने जो माहौल बना दिया है, ऊपर से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी गई है, जिसको न सिर्फ सदन में, सदन के बाहर मार्च निकाले जा रहे हैं, सड़कों पर विरोध देखा जा रहा है। और अभी जो राहुल गांधी जी ने जो भांडा फोड़ा है, सरिता वाला खुलासा किया है, क्या लगता है ऐसे हालात में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है? देखिए, अभी 11 महीने पहले 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। तो ऐसी दशा में एक ऐसा इमीडिएट मुझे तत्काल कोई संभावना नजर नहीं आती कि देश में मध्यावधि चुनाव होगा। देखिए, सांसद चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, ये कोई भी चुनाव में इतने 11 महीने में या 15 महीने में या 18 महीने में चुनाव में नहीं जाना चाहेगा। और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि देश में जल्दी जल्दी चुनाव हो जाए। तो देखिए, बहुत भारत हमारे मुल्क में बहुत बड़ा खर्च होता है, सरकार का कोष से बहुत खर्च होता है, इतनी व्यवस्थाओं पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। तो कोई भी चुनाव में नहीं जाना चाहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस स्थिति को अवॉइड किया जाता है या किया जाएगा। लेकिन इसमें एक विकल्प मौजूद है कि मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ अगर देशव्यापी आंदोलन होता है तो इसी 18वीं लोकसभा में एक वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना इसलिए है कि 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। और अगर उनको जो अलाइज जो सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनके 16 सांसद हैं, उनकी पार्टी के एक अलाइज है पवन कल्याण, उनके 2 सांसद हैं, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है ले, और 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं और 5 सांसद हैं चिराग पासवान के। तो ये कुल मिलाकर के 33 सांसद होते हैं। और ऐसी दशा में इनमें से कोई भी जो ग्रुप है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, अगर बिहार के चुनाव के नतीजे पलटते हैं, वहां एनडीए मतलब नीतीश कुमार भाजपा का जो गठबंधन है वो चुनाव हारते हैं, तो ऐसी दशा में कोई सीधा असर भले ही ना पड़े लोकसभा चुनाव की संख्या पर, क्योंकि लोकसभा में इन 33 लोगों के साथ पर्याप्त बहुमत है बीजेपी के साथ। तो ऐसी दशा में ये हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू टूट जाए, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर बिहार में चुनाव हारेंगे तो इसकी नौबत आंध्र प्रदेश में भी आ सकती है। वहां भी चंद्रबाबू नायडू की जो छवि पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो सेकुलर इमेज है वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में यकीन नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम विरोधी अप्रोच होती है, राजनीति है, लेकिन 4% आरक्षण आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज को मिल रहा है और चंद्रबाबू नायडू का ये इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। दोनों मिलकर के आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा इन्होंने और सरकार, दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी दशा में चंद्रबाबू नायडू को अपनी फ्यूचर की पॉलिटिक्स, हालांकि उनका ये आखिरी कार्यकाल माना जा रहा है मुख्यमंत्री का, लेकिन ऐसी संभावना है कि चंद्रबाबू नायडू को अगर इंडिया अलायंस और अपोजिशन पार्टी मिल करके सपोर्ट करने को तैयार हो जाए
और चंद्रबाबू नायडू को ये फोर्स करे कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एक बहुत एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक नेता है देश के, जो देश के प्रधानमंत्री पद की जो पेशकश है उसको ठुकराएंगे नहीं। ऐसी दशा में मुझे लगता है कि अगर कोई बाजी पलटती है, पासा पलटता है बिहार में, तो ऐसी दशा में चंद्रबाबू नायडू एक नए वैकल्पिक सरकार बनाने के बारे में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की सूरत में कोई कदम उठा सकते हैं, जो एक इसमें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अभी इलेक्शन से पहले, बिहार चुनाव परिणामों के पहले ऐसी उम्मीद करना बहुत जल्दबाजी होगी। जी जी सर थोड़ा समय का अभाव है। एक आखिरी सवाल है मेरा सर कि अगर इंडिया अलायंस अगर बिहार चुनाव सर जीत जाती है तो इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, इंडिया अलायंस अगर बिहार चुनाव जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और भाकपा माले, इन सब का जो गठबंधन है, अगर ये चुनाव चुनाव जीत जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार जाती है, तो ये मोदी की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू होने की शुरुआत होगी। न्यूमेरिकल संख्या बल पर भले ही उनका बहुमत होगा, लेकिन इसका तात्कालिक असर ये पड़ेगा कि नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह विभाजित होने के कगार पर अभी भी है, अभी भी विभाजित होने के कगार पर है। लेकिन अगर चुनाव में नीतीश कुमार सत्ता से हटते हैं या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है या उनकी मर्जी का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है या उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करती है, जैसे अभी वो कर रही है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा आने वाले चुनाव के बाद, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तौर पर बहुत सशंकित है नीतीश कुमार की पार्टी। उनका जो कैडर है, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार का जो जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, दोनों में पूरी तरह विभेद है, अलग अलग है। नीतीश कुमार के साथ सोशल जस्टिस की फोर्सेस है, अति पिछड़ा उनका वोट बैंक है, माइनॉरिटीज भी उनको वोट डालता है। मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा तहलका मचेगा, हलचल मचेगी और मोदी सरकार की जो छवि केंद्र में लगातार खराब हो रही है, जिस तरह की दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रल मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, जाली फर्जी फेरा फेरी करके चुनाव जीते जा रहे हैं, इसका असर प्रूव हो जाएगा कि ये एक फर्जी तरीके से बने हुए हैं। तो एक आंदोलन होंगे, कोई भी सरकार है, जब आंदोलन पूरे देश में शुरू हो जाते हैं तो सरकार को गिरने में या सरकार को त्याग पत्र देने के लिए कोई ना कोई प्रेशर बनते हैं और सरकार की जो छवि बिगड़ेगी। लेकिन मुझे अभी भी मोदी पर डाउट होता है कि ये आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये संकट के समय कुछ ऐसा नया शिगुफा छोड़ते हैं। अब बड़ा रोचक होगा कि इनका शिगुफा क्या होगा। इतना ही अभी आज की चर्चा में मैं कहना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या इसका कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज़, धन्यवाद।